व्हाट्सअप गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम माज। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे सेल्स, उसका पार्ट 3 और ये लास्ट पार्ट होगा जिसके अंदर पूरे सेल्स के फंक्शंस को बताया जाएगा। दो आपके लेक्चर और दो इससे पहले के लेक्चर्स आ चुके हैं, उनकी वीडियो आ चुकी है, तो जिसने वो ना देखा हो पहले उसको देखकर समझ ले। ओके गाइस, जैसा कि हम जानते हैं सेल्स क्या है, फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। तो विदाउट सेल्स बायोलॉजी कुछ है नहीं। अगर हमें बायोलॉजी स्टार्ट करना है, बायोलॉजी को समझना है, तो सबसे पहले सेल्स को समझना होगा कि व्हाट इज सेल्स, सेल्स क्या है, सेल किसके फंक्शन क्या है, सेल्स क्या होती है। क्योंकि सेल्स ही क्या है, बायोलॉजी है। पूरा कंप्लीट बायोलॉजी क्या है, सेल्स है। ठीक है, क्योंकि ये सेल्स क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो आज हम पार्ट 3 इसका डिस्कस करेंगे। इससे पहले दो पार्ट डिस्कस कर चुके। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम पहले सेल्स के डिफरेंट व्हाट इज सेल्स, सेल्स क्या है, कितने तरह के सेल्स होते हैं, है ना, और उसके अलावा आपके क्या क्या पार्ट, उसमें आपके जो इसेंशियल पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम सबसे पहले दो सेल्स डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। किसी को भी जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो इन्हीं दो तरह के सेल्स में किसी एक तरह के होते हैं। तो पहली है प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरी है यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं और यूकैरियोट्स कौन होते हैं? तो आपके जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर। प्रोकैरियोट देखिए आपके 5 किंगडम में आपके क्लासिफिकेशन जो किया गया है 5 किंगडम में किया गया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे चैप्टर और है उसमें भी पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अलावा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आपका इस वक्त जो माना जा रहा है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। तो उसके अंदर आपके जो 5 किंगडम है, जैसे कि आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, है ना, फंजाई, एनिमल्स एंड प्लांटी। तो जिसमें आपका जो मोनेरा है वो सिर्फ आपका क्या किस में आता है, प्रोकैरियोट्स में आता है। बाकी 4 क्या है, यूकैरियोट्स में आते हैं। अब बात करते हैं कि हम लोग क्या है, तो हम लोग भी यूकैरियोट्स हैं। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूनिसेलुलर। अब यूनिसेलुलर मतलब सिर्फ एक सेल के बने होते हैं। क्यों एक सेल्स के बने होते हैं? ऐसा कि हम लोग ने एक रूम के अकॉर्डिंग सेल्स को समझा था कि कोई रूम है, वो रूम के चारों तरफ जो आपका जो दीवार है, जो वॉल है, वो क्या है, सेल की सेल वॉल है। उसके अंदर जो आपके आप एक क्लास मान लीजिए, क्लास है, उसके अंदर जो आपके चारों तरफ जो क्लास पूरे इसको अलग कर रही पूरी दुनिया से, उसको वो दीवार अलग कर रही है। क्योंकि अगर दीवार ना होती तो वो मैदान की तरह होता, वो स्कूल के अंदर होता। लेकिन वो अलग क्लास को अलग कौन कर रहा है, वो जो चारों तरफ उसके दीवार है, तो वो दीवार है वो उसकी सेल वॉल की तरह है। उसके अंदर जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं वो क्या है, आपके प्रोटोप्लाज्म है। और जो उसके अंदर आपका जो हेड है, वो जो टीचर है जो पढ़ा रहा है वो कौन है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जैसे चाहेगा वैसे उस क्लास को कंट्रोल करेगा। ओके गाइस, तो आपने देखा ये सारी चीजें हैं। अब मान लीजिए उस क्लास के ऊपर और क्लास बनाए जा सकते हैं। हाँ, बनाए जा सकते हैं। कब? जब तक उसकी छत पूरी तरह से मजबूत हो और उसके अगल बगल भी और क्लासेस बनाई जा सकती हैं। कब? जब उसकी आपकी दीवार, उसकी जो वॉल है वो मजबूत हो। लेकिन अगर हम ये बात करें कि उसकी वॉल आधी टूटी हुई है, छत आधी टूटी हुई है ना गाइस, और उसके अंदर कोई न्यूक्लियस सही से प्रेजेंट है नहीं, कभी टीचर आता है कभी चला जाता है, तो क्या और क्लासेस चलाई जा सकती हैं? नहीं चलाई जा सकती। क्योंकि एक सही से खुद जब छत ही नहीं पूरी तरह से बनी हुई तो उसके ऊपर और छत कैसे बनाएंगे, है ना। तो इसी तरह आपका क्या होता है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस डिफाइंड, न्यूक्लियस जो होता है, केंद्रक जो होता है वो डिफाइंड नहीं होता है ना गाइस। उसके ऊपर क्यों नहीं होता है न्यूक्लियस? जैसे हमने पढ़ा था न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, वो मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को अलग करती है। लेकिन जब न्यूक्लियस डिफाइंड ही नहीं है तब क्या होगा आपका, वो आपकी जो न्यूक्लियस है वो आपका पूरी तरह से सेल में फैला होगा। ओके गाइस, कभी कोई भी जैसे कोई टीचर का टाइम टेबल है, ये टीचर इस टाइम आ रहा है तो आपका सही से समझा है। लेकिन कोई भी कभी कोई टीचर आ गया, कभी कोई टीचर आ गया, कभी कोई ऐसे ही आके चला गया, घूम कर चला गया, तो उससे कोई वर्क सही से नहीं चल पाएगा। इसी तरह क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस जो होते हैं पूरी तरह डिफाइन नहीं होते हैं, वो फैले होते हैं आपके, क्योंकि उसके चारों तरफ आपका जो प्रोटेक्टिव आपका जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन वो नहीं पाई जाती है। ठीक है गाइस, और उसके न्यूक्लियस भी, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ें पाई जाती है वो भी एब्सेंट रहती हैं। उसके अलावा आपका प्लास्टिसिड्स, माइट्रोकांड्रिया, गोल्जी बॉडीज, ये सब भी क्या होती है, एब्सेंट होती है। मतलब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके पार्ट बहुत से एब्सेंट होते हैं। अभी ये सब क्या है इसको आगे डिस्कस करेंगे। और जो इसका एग्जाम्पल होता है प्रोकैरियोट्स का, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रेन एल्गी, यही आपके प्रोकैरियोट्स में आते हैं। ठीक है, तो आपको ये टर्म याद रखा है कि ये यूनिसेलुलर होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और ये तीनों 4 पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी एंड प्लास्टिड्स भी एब्सेंट होते हैं। और इसके एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं। यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स पूरी तरह से डेवलप्ड होते हैं, है ना, उनके अंदर पूरी तरह से न्यूक्लियस पाया जाता है, और उसके अंदर क्या होता है आपका जितने भी आपके गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया सब आपके प्रेजेंट होते हैं। और उसके एग्जाम्पल जितने भी बाकी चीज़ें हैं
इन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा सारे किसके अंदर आते हैं, यूकेरियोट्स में। हम भी यूकेरियोट्स में आते हैं, क्योंकि हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर है। क्योंकि यूनिसेलुलर आपके जो भी चीज़ें होती हैं उनको हम देख नहीं सकते, क्योंकि बहुत छोटी होती है, बहुत स्मॉल होती है। इससे सेल्स को सिर्फ आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। ओके गाइस, इसी तो जितने भी आपके एक से ज़्यादा मल्टी सेलुलर होंगे वो सारे क्या आएंगे, इसमें आएंगे, यूकैरियोट्स के अंदर आएंगे। तो हम भी क्या है, यूकैरियोट्स। एग्जांपल भी देख सकते हैं, एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स, फंजाई, है ना गाइस, इस तरह के एग्जांपल। तो ये हमारा हो गया यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है अक्सर, तो इसको आपको क्लियर होना जरूरी है। और नहीं भी आता है वैसे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, आपके 9 से लेकर 12 तक इंपॉर्टेंट है ये हमेशा। 12 के आगे भी जब तक आप बायोलॉजी को पढ़ते रहेंगे ये इंपॉर्टेंट आपका रहेगा। ये बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में, और इसके एग्जाम्पल्स भी पता होने चाहिए। अब आगे बात करते हैं एक और आपका डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। एनिमल एंड प्लांट सेल्स में क्या डिफरेंस है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो आपका प्लांट सेल्स होता है उसके अंदर क्या होता है, प्लांट सेल्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए उनके अंदर क्या होता है, पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जबकि आपका एनिमल सेल में कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है आपका। इसी तरह प्लांट सेल में हमने पढ़ा था एक सेल वॉल एक्स्ट्रा होती है जो उनको प्रोटेक्ट करती है, लेकिन आपका एनिमल सेल में कोई ऐसी सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ओके गाइस, इसी तरह आपका लाइसोसोम नहीं होते हैं प्लांट सेल में, लेकिन आपका इसके अंदर लाइसोसोम होते हैं। और आपका जिसके अंदर सेल वॉल होती है वो क्या करती है, आपकी मेंटेन करती है किसको, उसकी रिजिडिटी को एंड उसके स्ट्रक्चर को, प्रोटेक्शन देती है उसको, है ना। ये पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। इसी तरह आपका जो सेल्स आपकी होती है प्लांट सेल्स, वो क्या होती हैं, रिजिड होती हैं और जियोमेट्रिक शेप होती हैं, जबकि इसकी सीलिया और फ्लैजिला इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, और ये जो आपकी सेल्स होती हैं फ्लूइड होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं और कई तरह के शेप्स में होती हैं। लिमिटेड मूवमेंट होता है इसके अंदर मूवमेंट आप कहीं भी मूव कर सकती हैं। ठीक है गाइज, इसी तरह इसके अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है, इसके अंदर स्मॉल सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है। तो बेसिक डिफरेंस आपके एनिमल एंड प्लांट सेल्स में है। इसके अंदर भी आपको डिफरेंस पता होने चाहिए। ठीक है गाइज, इसका हम डायग्राम भी देखेंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इन डायग्राम में से एग्जाम में एक ना एक आता ही आता है, और ये आपको डायग्राम आपको हमेशा काम आएगा। तो ये डायग्राम आपको कॉपी में बनाने हैं और आपको ये अच्छे से समझ लेना है। ये आपकी क्या है, प्लांट सेल से। कौन सी सेल से गाइस, ये प्लांट सेल। देख सकते हैं हम यहाँ पर इसका क्लोरोप्लास्ट, इसका न्यूक्लियस, इसकी गोल्जी, देख ये सब सारी चीज़ें ध्यान से देख लीजिए। क्या है, गोल्जी बॉडी है, गोल्जी अपैरेचस है। ये आपका देख लीजिए न्यूक्लियर डेवलपमेंट है। ये देखिए प्लाज्मा है, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपकी। ठीक है गाइस, इसके अलावा ये आपकी बाहर वाली सेल वॉल है, देख रहे हैं ये सब सेल वॉल है। ये माइट्रोकॉन्ड्रिया है, ये राइबोसोम्स पड़े हुए हैं, देखिए क्लोरोप्लास्ट है, ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है गाइस, इसी तरह आपका ये देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये देखिए लाइसोसोम है। ठीक है गाइस, अभी हम इन सबको एक एक को जो है डिस्कस करेंगे डीपली अभी आगे। जो आपका सेल, ये सब जो आपके सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, 3 पहले डिस्कस कर चुके हैं, न्यूक्लियस डिस्कस कर चुके हैं आपका। ठीक है गाइस, उसके अलावा और क्या डिस्कस कर चुके हैं, आपका साइटोप्लाज्म डिस्कस कर चुके हैं, सेल वॉल डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से अभी और चीज़ें आपकी अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। जो बाकी बचे हैं वो सब क्या कहलाते हैं, सेल्स ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। इसी तरह आप ये एनिमल सेल देख सकते हैं। एनिमल सेल में देखिए आपका कोई सेल वॉल नहीं है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, अलग अलग तरह का भी स्ट्रक्चर हो सकता है और इस तरह का भी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर फिक्स रहता है आपका प्लांट सेल्स का। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये सेंट्रॉइड है, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइट्रोकॉन्ड्रिया, आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। देखिए इसका न्यूक्लियस कैसा है, न्यूक्लियर आपका इन्वेलप होता है। ठीक है गाइस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको एक ये बेसिक पता होना चाहिए, और ये सारे आपको डायग्राम ड्रॉ करने हैं। दोनों डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है आपके हमेशा के लिए, और इसको अच्छे से तैयार भी करना है। चलिए, क्योंकि आपका एग्जाम में बायोलॉजी में विदाउट डायग्राम नो बायोलॉजी, आपको बायोलॉजी में डायग्राम ड्रॉ करना आना ही चाहिए, और डायग्राम क्लियर। आप ये मान के चलिए इन दोनों डायग्राम में से कोई ना कोई एग्जाम में एक जरूर आएगा, किसी भी एग्जाम में आता है। आप किसी भी लेवल बात करें, अगर उसमें सेल्स पढ़ाया गया तो उसके डायग्राम आते ही आते हैं। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं सेल्स ऑर्गेनल्स की। अब देखा आपने एक सेल के अंदर कितने सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जिसमें से 3-4 हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, और आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कस कर चुके हैं, आपका सेल वॉल डिस्कस कर चुके हैं, न्यूक्लियस डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब इसके अंदर और सारे जो पार्ट्स पाए जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो जो ये आपके सेल्स ऑर्गेनल्स हैं, ये क्या करते हैं आपका, जैसे हम जानते हैं मेम्ब्रेन होती है एक सेल के चारों तरफ, और उसको वो आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग करती है, और उसके अंदर बहुत सारे चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये आपका देखिए जैसे सेल के अंदर क्या आएगा, आपका ऑक्सीजन आएगी
आपने जो फूड खाया वो आएगा। अब उसका क्या होगा, उसको वो कन्वर्ट करेंगे और उससे क्या बनाएंगे, एनर्जी जनरेट करेंगे, और उसको पूरी जिससे एनर्जी जनरेट करेंगे तो उससे वर्क करना आसान होगा। जो केमिकल एक्टिविटीज़ हैं वो सारी केमिकल एक्टिविटीज़ हो सकेगी और आपको एनर्जी मिलेगी। अगर ये वर्क ना करें तो आपकी ये जब सेल्स वर्क नहीं करेगी तो बॉडी वर्क नहीं करेगी। ओके गाइस, सेल्स वर्क नहीं करेगी, टिश्यू वर्क नहीं करेगा, टिश्यू वर्क नहीं करेगा तो ऑर्गन वर्क नहीं करेगा, और ऑर्गन वर्क नहीं करेगा तो आपकी बॉडी वर्क नहीं करेगी। इसीलिए आपका ये जो सारे सेल्स ऑर्गेनल्स हैं ये क्या करते हैं, बहुत सारे फंक्शंस इनके होते हैं, बहुत सारे इसमें पार्ट होते हैं। ये सब क्या करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स इसके, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सब करते हैं और पूरी बॉडी को चलाते हैं। और ये बेसिक डिफरेंस भी है आपका प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स का, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उसमें बहुत सारी ये सारी चीज़ें हमने देखा ना, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है ना, उसमें आपका गोल्जी बॉडी पाई जा रही है, लेकिन जबकि आपकी यूकैरियोटिक में सारे फीचर्स पाए जाते हैं। यही बेसिक डिफरेंस भी आपका प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स का बेसिक डिफरेंस भी ये मान सकते हैं। और ये सब आपको दिखेंगे कैसे, ये सब दिखेंगे ओनली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में हम पढ़ना। तो आपकी जो आप ये सारा लिख सकते हैं, जो हमने बताया वही सारी चीज़ें इसमें बता दी गई हैं। ठीक है गाइड, अब हम आगे चलते हैं। कौन कौन से सेल्स ऑर्गन इंपॉर्टेंट है आपके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपेरिचस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। ये सब क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आपका इनके बहुत सारे अलग अलग इंपॉर्टेंट क्रूशियल आपका फंक्शंस होते हैं जिसकी वजह से पूरी बॉडी चलती है। तो ये सारा आपका ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद हम एक एक को डिस्कस करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है गाइस। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर 2 लिख गया है, इसको 1 ही कर लीजिएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये आपका एक लार्ज नेटवर्क होता है। और किसका लार्ज नेटवर्क होता है, ब्रेन का, जो कैसी होती हैं, ट्यूब एंड शीट्स के रूप में, ट्यूब्स की तरह ऐसे ऐसे भी होती हैं और शीट्स की तरह भी होती हैं ऐसे, इनका एक लार्ज नेटवर्क होता है। ठीक है, और ये आपका जो अटैच होती हैं कैसे, जब दिखती हैं कैसे दिखती हैं, बैग्स की तरह दिखती हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये देखेंगे, आपको भी डायग्राम दिखाया था, ये देखिए आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये देख रहे हैं, ये पूरा क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें 2 तरह की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, दोनों का अलग अलग वर्क है। तो आपका जो लार्ज एंड आपका जो ये सेल आपके क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं, ये तो आपके 2 तरह के होते हैं। आपका कौन कौन सा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम RER कहते हैं, आपको भी हमने दिखाया, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम SER कहते हैं। ठीक है, अब ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों रफ होता है, हमने देखा कि उसके ऊपर छोटा छोटा ऐसे ऐसे आपका ये है, तो इसके ऊपर ऐसे ऐसे निकला हुआ है। ये रफ इसलिए होता है, ये जो पार्ट है ये क्या है आपका, राइबोसोम इसके ऊपर लगे होते हैं। ठीक है गाइस, ये राइबोसोम क्या करते हैं, ये आपका एक्टिव सेल्स के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, और ये क्या करते हैं, प्रोटीन का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यानी प्रोटीन को बनाते हैं। और ये प्रोटीन आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिन ये प्रोटीन को बनाते हैं, जिन जहाँ जहाँ पर भी आपका ज़रूरत होती है सेल्स के अंदर प्रोटीन की, वहाँ पर ये प्रोटीन को सेंड करते हैं। ठीक है, और जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या बनाते हैं, फैट और लिपिड्स बनाते हैं। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या बनाते हैं, फैट एंड लिपिड्स बनाते हैं। और आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम क्यों क्या करता है, प्रोटीन का मैन्युफैक्चरिंग करता है। ओके गाइस, सो अब आप एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है आपकी इनके अंदर, कि ये क्या करती है, ये सेल मेम्ब्रेन को भी बनाती है। जो इसके अंदर जो प्रोटीन और जो आपकी जो स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER एंड SER ने जो लिपिड्स एंड फैट्स एंड प्रोटीन बनाई है, ये क्या बनाती हैं, ये सेल मेम्ब्रेन को भी बनाती हैं। तो ये आपकी जो प्रोसेस होती है क्या कहलाती है, बायोजेनेसिस कहलाती है। ओके गाइस, तो और पूरी सारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलकर क्या बनाती हैं, पूरा नेटवर्क सिस्टम बनाती हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, अब हमने देखा इसके अंदर प्रोटीन बन रही है, लिपिड्स बन रहे हैं, फैट बन रहे हैं, तो ये कैसे एक दूसरे तक भेजे जाते हैं। तो ये आपका जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये डेवलप करती है किसको, साइटोप्लाज्म को। और साइटोप्लाज्म क्या करता है, इन सारी चीज़ों को लेकर जाता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म से पहले आपका हाँ, तो हम बात करते हैं पहले आपके गोल्जी एपेरिचस की। ये आपके साइटोप्लाज्म से कनेक्ट रहते हैं और न्यूक्लियस से भी कनेक्ट रहते हैं, क्योंकि इस चीज़ के थ्रू आपके ये भेजे जाते हैं। तो हम बात करते हैं गोल्जी एपेरिचस की। पहले गोल्जी एपेरिचस की बात करेंगे, देन हम साइटोप्लाज्म की बात करेंगे, क्योंकि गोल्जी एपेरिचस ही किसको बनाता है, साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन करता है। ओके गाइस, तो अब देखिए
आपकी प्रोटीन बन गई, फैट बन गया, और क्या बन गया आपका, लिपिड्स बन गए। लेकिन ये सिर्फ बने हैं, अभी इनके पैकिंग कैसे होगी, इनका स्टोरिंग कैसे होगी, जो इनकी पैकिंग और स्टोरिंग होती है वो गोल्जी एपेरेचस में होती है, तो गोल्जी बॉडी भी कहते हैं इसको। गोल्जी इसलिए नाम पड़ा कि इसको, क्योंकि इसको जो डिस्क्राइब किया था कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्क्राइब किया था, इसके लिए इसका नाम क्या पड़ा है आपका गोल्जी एपेरेचस। ये क्या पूरा सिस्टम होता है, ये आपका एक के ऊपर एक अरेंज रहते हैं, ऐसे ऐसे एक के ऊपर एक अरेंज रहते हैं। आपको डायग्राम भी दिखा सकते हैं, डायग्राम पहले आप देख भी सकते हैं यहाँ पर डायग्राम, जैसे कि आपने देखा, ये देखिए आप, ये गोल्जी एपेरेचस है, देखिए एक के ऊपर एक आपका पैरेलल फॉर्म में एक के ऊपर एक ये अटैच है। ओके गाइस, तो ये आपका क्या है, गोल्जी एपेरेचस है। हाँ, तो गोल्जी एपेरेचस क्या होते हैं, इस तरह से पड़े होते हैं। और इसके अंदर जो वर्क, बेसिक वर्क क्या है, ये क्या करती है, पैक, जो आपका जितने भी ईआर के अंदर जो चीज़ें बनी हैं, आपका फैट बना है, प्रोटीन बनी है, लिपिड्स बने, उन सबको क्या करेगी, पैक करेगी और डिस्पैच करेगी। तो आपको जहाँ जहाँ सेल्स के अंदर पूरी आपकी ज़रूरत होगी, सेल्स के अंदर भी और सेल्स के बाहर भी, वहाँ वहाँ इस आपके जो भी चीज़ें बनी हैं इनको क्या करेगी, सेंड करेगी, डिस्पैच करेगी, ठीक है। और इनको स्टोर भी करती है, जब जब ज़रूरत होती है तब तक ये सेंड किया करती है। और उसके अंदर जो कमी होती है वो भी उसको मॉडिफाई भी करती है। और अब क्या होता है, अब ये जो भाई आपके बन गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने आपको क्या किया, प्रोटीन बना दिया, लिपिड बना दिया, फैट बना दिया। ये कैसे बनाया, जो आपने खाना खाया उसको इसने तोड़कर बना दिया। तो अब इसने बना तो दिया, ठीक है, अब ये पैक किसने किया, पैक किया गोल्जी एपेरेचस ने। अब ये भेजेगा कैसे, भेजती है तो किसके थ्रू भेजती है, ये बनाती है फॉर्मेशन करती है लाइसोसोम्स का। और ये लाइसोसोम्स, ये जो सारी चीज़ें बनाई है जहाँ इसको भेजना होता है लाइसोसोम्स के थ्रू भेजती है। तो अब हम बात करते हैं लाइसोसोम्स की, या लाइसोसोम भी कह सकते हैं, लाइसोसोम भी कह सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपका जो लाइसोसोम्स क्या है, लाइसोसोम्स के अंदर बहुत सारी डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरी होती हैं, ठीक है। और ये जो एंजाइम्स बनती हैं ये RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू बनती है। अब हम अभी पढ़ रहे थे कि प्रोटीन बनता है, अब यहाँ पर कह रहा है एंजाइम्स। तो आप एक बात याद रखिएगा, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सारे एंजाइम्स क्या हैं, प्रोटीन हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, बट ऑल प्रोटीन नॉट एंजाइम। बट जितने भी प्रोटीन है, जरूरी नहीं कि एंजाइम हो, बट जितने भी एंजाइम हैं वो सारे के सारे प्रोटीन है। तो एंजाइम कहो या प्रोटीन कहो, अगर एंजाइम को हम प्रोटीन भी कह सकते हैं और एंजाइम भी कह सकते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा, एंजाइम का वर्ड आया तो आप समझ लीजिएगा ये प्रोटीन की ही बात हो रही है। तो दीज आपका जितने भी एंजाइम्स है सारे प्रोटीन होते हैं। तो सारे हमने देखा प्रोटीन कहाँ बन रहे थे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रहे थे, ठीक है। अब क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, ये वेस्ट मटेरियल और वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी होता है। जितने भी वेस्ट मटेरियल होता है वो इसको डाइजेस्ट कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है। इसके अलावा और क्या करता है ये जितने भी फॉरेन मटेरियल आता है, मान लीजिए आपने खाना खाया, खाना आ गया आपका, इसके अलावा आपका उसके साथ बैक्टीरिया वगैरह अगर आ गए या कोई भी चीज़ आ गई, तो उसको क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है उसको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देता है। वो क्या कर देता है, क्योंकि उसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक कर देता है, जिससे आसानी से आगे का वर्क किया जा सके, ठीक है गाइज। और ये ऐसा क्यों कर पाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही पावरफुल क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो किसी भी आपके ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक कर सकते हैं। ओके गाइज, और क्या होता है, इसका एक और वर्क क्या होता है, ये आपका मान लीजिए जैसे सेल्स है, सेल्स के अंदर बहुत सारे वर्क हो रहे हैं, तो सेल्स टूटती फूटती भी है, सेल्स आपका ख़राब भी हो जाती है, कुछ ओल्ड सेल्स भी होती हैं। तो जो जितनी भी आपके जब कोई सेल्स आपका मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म जैसे वर्ड आता है, मेटाबॉलिज्म मतलब जितनी भी देखिए बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन चलती हैं उन सबको क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ओके गाइस, तो आपका जो है आपने देखा जो सेल्स डैमेज हो जाती हैं या आपकी जो ओल्ड सेल्स होती हैं उनको क्या करता है, लाइसोसोम उनका फट जाता है, लाइसोसोम बस्ट हो जाता है। जब लाइसोसोम बस्ट होता है तो उसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या वो पूरे सेल्स में फैल जाते हैं और पूरे सेल्स को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग भी कहा जाता है। तो ये वर्ड याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि आपका सेल्स का सुसाइड बैग या सुसाइड बैग किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, लाइसोसोम्स को कहा जाता है। तो कैसे, अब आगे चलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए ये सेल्स आपका, जैसे आपका खाना आया, ठीक है, उसने उसको क्या किया, ब्रेक कर दिया। किसने ब्रेक कर दिया, लाइसोसोम ने ब्रेक कर दिया। अब उससे क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा, फैट बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू बन जाएगा। वो पैक कहाँ होगा, आपका गोल्जी एपेरेचस में पैक होगा। फिर वो भेजा किसके थ्रू जाएगा, लाइसोसोम के थ्रू भेजा जाएगा। अब क्या करते हैं, अब इनसे क्या जनरेट हो जाएगा, इनसे जनरेट होगा। अब ये सारे काम को करने के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है गाइस, क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ये एनर्जी आपका जो स्टोर रहती है वो किस में स्टोर रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए आपका सेल्स का जो पावर हाउस कहा जाता है वो किसे कहा जाता है,
आपको माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्स का पावर हाउस कहा जाता है। इसके ऊपर क्या होती है, टू मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर पोर्स होते हैं, जबकि इनर जो मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड होती है। आउटर मेम्ब्रेन पे क्या होगा, पोर्स होंगे छोटे छोटे, जबकि इनर मेम्ब्रेन ऐसे ऐसे फोल्ड होगी। ओके गाइज, अब ये जो इसके अंदर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो एनर्जी ये स्टोर करती है, ये पूरी प्रोसेस होने के बाद एनर्जी स्टोर करती है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी के फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या है, एटीपी आपकी एनर्जी की करेंसी। ऐसे हम कहते नहीं कि आपके पास पैसा है तो पैसे की आपकी जो यहाँ की करेंसी क्या है, इंडियन करेंसी क्या है, इंडियन रुपीज़ है, नेपाली करेंसी नेपाली रुपीज़, आपका अमेरिकन करेंसी क्या है, डॉलर है। मतलब वहाँ करेंसी को डॉलर जिसके पास होगा वो माना जाएगा कि उसके पास पैसा है, उसके पास दौलत है। इसी तरह जो आपका एनर्जी जिसके पास होती है तो वो आपकी किसके फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में होती है। एटीपी क्या है, करेंसी ऑफ एनर्जी है। ओके गाइस, तो आगे हम आपका जो स्टोर होती है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है, और जब जब जहाँ ज़रूरत होती है वो आपके एटीपी को ये सेंड करती है, और पूरा वर्क, ये पूरा फंक्शन जो आपके पहले आपने फंक्शन देखे, ये सारे फंक्शन को क्रिएट करवाती है। अगर एनर्जी नहीं होगी तो पिछले जो सारे फंक्शंस हैं वो फंक्शंस नहीं हो पाएंगे। इसीलिए एनर्जी को कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। एक और इंपॉर्टेंट बात है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, इसके बाद खुद का क्या होता है, डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। इसकी वजह से क्या कर सकती है, अपने खुद के प्रोटीन भी बना सकती है। ओके गाइस, तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया आपके। प्लास्टिड्स की बात करें, प्लास्टिड्स ओनली प्लांट सेल्स में पाया जाता है। ये टू टाइप्स के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट जिसके जो कलर प्लास्टिड हैं, और इसके अलावा ल्यूकोप्लास्ट जो आपके वाइट और कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। आपका जो कलर प्लास्टिक है उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, आपका क्रोमोप्लास्ट में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ये आप आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब बात करते हैं वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स क्या होते हैं, वैक्यूल्स के अंदर आपके जितने भी सॉलिड और आपके लिक्विड मटेरियल होते हैं वो स्टोर होते हैं। ये आपका जो है आपका प्लांट सेल में बहुत बड़ी होती है, 50 to 90% के सेल्स को कवर किए रहती है, जबकि एनिमल सेल में छोटी होती है। ओके गाइस, आप और ये क्या करती है, प्लांट सेल्स में बड़ी होती है और उसको टर्बिडिटी एंड रिजिडिटी भी प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, और इसके अंदर आपका जो प्लांट सेल्स होती है, इसके अंदर जो आपका वैक्यूल्स में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट लाइफ चीज़ें स्टोर होती हैं, जैसे कि आपका अमीनो एसिड्स, शुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स, ये सब, और प्रोटीन किसके अंदर स्टोर रहते हैं, आपके वैक्यूल्स के अंदर स्टोर रहते हैं। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं कंक्लूजन इसका क्या निकला। अब हमें क्या पता चला कि आपका हर सेल का क्या होता है, पूरी सेल्स का अपना एक स्ट्रक्चर होता है और एक फंक्शन होता है इसके थ्रू, और उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं और मेम्ब्रेन होती है जो पूरे फंक्शन, पूरे वर्क को करती है, और एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है, और जिसके थ्रू क्या होता है आपका सारे फंक्शन, जैसे आपकी रेस्पायरेशन, आपकी न्यूट्रिशन, इसके अलावा वेस्ट मटेरियल का आपका कैसे बाहर भेजना है और नया प्रोटीन्स कैसे बनाना है, सारा फंक्शन किस पर डिपेंड करता है, जो आपका प्रोटीन, आपका जो सेल्स हैं और सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं उसके ऊपर। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो सेल्स वर्क नहीं कर पाएगी, और जो सेल्स ही क्या है, सेल्स आपका फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और आपका यही बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी है। तो ये लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है, अगर सेल्स की डिफिनेशन पूछ ले तो आप ये लाइन भी बता सकते हैं। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं, लास्ट आपका टॉपिक है यहाँ पर आपका, आई थिंक ये लेक्चर बड़ा हो गया, लेकिन हम सोच रहे थे कि लेक्चर का आज ये पूरा आपका इस उसके अंदर 3 पार्ट में इस पूरे लेक्चर को, इस पूरे चैप्टर को हम फिनिश कर दें। ये 9th चैप्टर सीबीएसई यूपी बोर्ड सबके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपका सेल्स का, आपको बेसिक सेल्स जानना ज़रूरी है। बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स, आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके सेल्स से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इसलिए ये आपका बेसिक टर्म है और ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, तो आपको ये आपका अप्रूव्ड सोर्स से लिया गया है। ओके गाइस, तो आपका लास्ट टॉपिक है आपका सेल डिवीजन। अब जैसे कि हम जानते हैं सेल, ओल्ड सेल्स डेथ हो जाती है, और आप जैसे छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे से बड़ा हो रहा है, तो भाई जब बड़ा हो रहा है तो सेल्स की मात्रा बढ़ रही है ना, तो सेल्स कैसे बढ़ती हैं, ठीक है, तो सेल्स कैसे बढ़ती हैं, सेल डिवीजन के थ्रू बढ़ती है। जो आपकी एक सेल से क्या होता है, सेल डिवीजन के थ्रू बनती है। जैसे हम जानते हैं जो न्यू ऑर्गेनिज्म आपका होता है, ग्रो होता है, ओल्ड सेल से रिप्लेस होती है, डेड सेल और इंजर्ड सेल को बनाया जाता है। सब किसके थ्रू बनाया जाता है, आपका सेल डिवीजन के थ्रू। अब जब सेल्स आप बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, एक सेल का डिवीजन हो जाएगा 2 सेल्स में, एक मदर सेल डिवाइड हो जाएगी 2 डॉटर सेल्स में। इसी को क्या कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं। ये आपका 2 टाइप्स का सेल डिवीजन पाया जाता है मोस्टली, आपका माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस क्या है, जब एक सेल से 2 सेल्स, आप
एक सेल, एक इसको कहते हैं जो सिंगल सेल हो तो मदर सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाए, 2 डॉटर सेल में, इनको कहते हैं डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाए तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे माइटोसिस। वही अगर एक सेल 4 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाए तो आपको इसे क्या कहेंगे, मियोसिस कहेंगे। तो ये आपका पूरा पार्ट था सेल्स का। आई होप आपको एक समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में, मैसेज बॉक्स में बता सकते हैं। कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप उसको मैसेज करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके गाइस, और आपको कमेंट बॉक्स में एक आंसर लिखना है कि व्हाट इज सेल्स, सेल्स की बेसिक डिफिनेशन आपको लिखनी है। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इतना क्या, और लेक्चर अगर पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।